हेलो एवरीवन। वेलकम एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार सीरीज में जिसका नाम है कहानी सन 57 से 47 तक में। आज है इसका पार्ट 8 यानी अध्याय 8। और अगर अभी भी आपने हमारे पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप जाइए उन 7 पार्ट्स को देखिए ताकि आपको पता चले कि कहानी आगे कैसे बढ़ रही है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी सन 57 से 47 तक। तो दोस्तों, ये कहानी का सफर हम अपने हिस्टोरियन प्रकाश के साथ स्टार्ट किए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द स्टोरी में पहुंच गए, बिकॉज फाइनल एपिसोड हमारा 15 अगस्त को रिलीज होगा, आजादी का। इन छोटी मोटी जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं इस पूरे सीरीज में, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हम लोग पहुंच चुके थे कि कैसे कहीं ना कहीं स्वराज मूवमेंट को दबाने के बाद लोग अपने अपने लेवल पर कुछ गतिविधियां स्टार्ट कर दिए थे, जिसको हम क्रांतिकारी गतिविधियां कहीं ना कहीं बोल सकते। 1906-7 का दोस्तों ये समय है और यहाँ पर एक बड़ा चेंज आ चुका था जिसको कहते हैं मुस्लिम लीग, एक अलग पार्टी बन चुकी थी। तो आइए प्रकाश से हम ये पूछना चाहेंगे, प्रकाश अब आप ये बताओ कि मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा आप हमें डिस्क्राइब करिए। श्योर, थैंक यू सो मच। तो जैसा हम लोगों ने कल बात की थी कि स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट था वो 1908-1909 में जाके खत्म हो गया था। बस इसी बीच जो एक कम्युनल पॉलिटिक्स की जो शुरुआत थी, जो एक बीज था, लगा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जो 1906 में बनती है। वहाँ ये जो इसके जो लीडर्स थे मेन, वो आगा खान ढाका के रहने वाले थे। ये बड़े जमींदार लोग थे, जैसे नेशनल कांग्रेस के साथ हुआ था वैसे ही इसमें भी बड़े बड़े लोग मिलते हैं। अलीगढ़ के कुछ बड़े लोग मिलते हैं, मतलब रियासतदार लोग मिलते हैं। यहाँ पे ये लोग जो एक कम्युनल हेट्रेड थे ये फैलाना चालू कर देते हैं। और जो हिंदू लोग पार्टीशन का, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट जा रहे थे, इसको खत्म करवाना चाह रहे थे, वो इसके अगेंस्ट पे मुस्लिम लीग बोलती कि देखिए, मुसलमानों से बोलती है देखिए, जो हिंदू है ये आपका बेहतरी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप डेवलप हो, इसीलिए जो पार्टीशन है उसको हटवाना चाहते हैं। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ये कह के पार्टीशन करवाया था, ईस्ट वाला जो एरिया बनवाया था, कि हम मुसलमानों का भला चाहते हैं। अब भला कितना चाहते हैं और कितना हुआ वो सब जानते हैं कि क्या हुआ। बट इन्होंने एक ये जो दिमाग में डाल दिया था कि ये जो खत्म करवाना चाहते हैं, जो अगेंस्ट द पार्टीशन ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये मुसलमानों के हित में नहीं है। यहाँ पे जिन्ना भी अब इस समय एक्टिव हो चुका था, पहले वो दादा भाई नौरोजी के साथ था, फिर यहाँ पे वो एक्टिव हो चुका था। और इस समय जो जिन्ना है वो मुस्लिम लीग है उसके अगेंस्ट था दोस्तों। तो जिन्ना बोलता है कि ये जो मुस्लिम लीग का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, और 1909 में ये जो एक्ट आएगा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है मुसलमानों को, वो सही नहीं है। अब बहरहाल वो अलग बात है कि आगे आने वाले समय में इसका जो सेक्युलरिज्म, जो आजकल के लिबरल ऑथर्स बोलते हैं कि बहुत ही सेक्युलर था जिन्ना शुरुआत के दिनों में, वो फूट जाता है, ये भ्रम टूट जाता है, और वो भी सेलेक्टेड स्पेशल सीट से वो जाके चुनाव लड़ता है। तो अब धीरे धीरे जो मुस्लिम लीग है वो बढ़ना चालू हो गई। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी भी जो मुस्लिम जो जनसंख्या है, जो कॉमन लोग हैं, वो उनके साथ नहीं थे, बिकॉज ये बड़े लोगों की पार्टी थी और ये अपने हितों की कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। बिल्कुल। सो फर्दर इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक आया था जिसको एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए। राइट। तो अब आप थोड़ा सा इस स्टेप के बारे में बताइए और इसके क्या इफेक्ट हुए आगे चल करके, इसके बारे में बताइए, और ये एग्जैक्टली था क्या ये रिफॉर्म। राइट। तो 1909 का समय था, सारा स्वदेशी खत्म हो चुका था, स्वराज बॉयकॉट खत्म हो चुका था, जो कांग्रेस पार्टी थी वो टूट चुकी थी। जो लोगों का सपना था कि शायद हम भारत को आजादी दिलवा सकेंगे, एक सेल्फ रूल करवा सकेंगे, वो सपना भी शायद तक अब चूर होते हुए दिख रहा था। इसी बीच जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लेके आती है 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले थे, जो मिस्टर मॉर्ले थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करते थे ब्रिटेन में। और जो मिंटो थे वो इस समय वाइसरॉय थे, कर्जन के बाद मिंटो आए। तो ये जो आता है यहाँ पे, ये लोग ये लाते हैं कि अब हम लोग जो ब्रिटिश जो काउंसिल है, जहाँ जो लॉ मेकिंग जो बॉडी है, वहां पे हम भारतीयों का बहुत ज्यादा हम लेकर आएंगे, जो इनकी पोजीशन है वो और सिक्योर करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव देंगे।
ये सब देखते हुए एक बहुत ही बड़ा जो स्टेप लिया गया वो था कम्युनल इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट। ये क्या था कि जो मुस्लिम जो सीट्स थी वहां पे, ऐसे आज के समय पे सीट रिजर्व कर दी जाती है, उस समय पे सीट रिजर्व कर दी जाती थी। और ये बुरा इसलिए था क्योंकि उस सीट पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। मतलब उस सीट पे मुस्लिम ही खड़े होंगे और उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही दे सकेंगे। तो हिंदू और जो अदर अदर धर्म के लोग थे वो वोट नहीं दे सकते थे। इसलिए ये बहुत ही डिसाइसिव और बहुत ही एक कम्युनल जो लॉ बनाया गया था। ये सब आया तो कांग्रेस इसको देख के अपनी ही पीठ थपथपाने लगी कि वाह, हमारे कारण देखो चेंज हुआ है, हमने ही इतना बड़ा आंदोलन किया कि हमारे कारण इनको मजबूरी में आके लाना पड़ा। बट रियलिटी ये थी कि वो लोग डिवाइड एंड रूल का जो अपना जो पॉलिसी थी उसको अब ऑन रिकॉर्ड ला दिए थे। और भारत में अब आगे आने वाले समय में जो हिंदू मुस्लिम जो खाई थी वो अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो दूरी थी अब वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। बिल्कुल। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने मौका देखा कि वो वैक्यूम आ चुका है इन कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने अपना ये कार्ड खेला और कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। राइट। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भावना ब्रिटिशर्स जगा करके गए थे, कई लोगों के मन में आज भी है। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि विदेशी ताकतें कभी भारत का भला नहीं चाहती। नहीं चाहते। वो हमेशा से चाहती हैं कि भारत में फूट रहे, आपस में लोग लड़ें और ऐसे ही बर्बाद होते रहे। और यही हाल कहीं ना कहीं भारत देश में करंट में भी हो रहा है। सारी विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कि भारत को बर्बाद करें, और अभी भी कुछ राइट। लोग मूर्खतापूर्ण उनकी बातों में आ जाते हैं। दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत देश एक अखंड देश बना रहे और हमारे भारत देश की भूमि हमेशा पवित्र और महान बनी रहे। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोला जाता है, ये रिफॉर्म नहीं था, एक डिफॉर्म था बेसिकली। मेरी नजर में रिफॉर्म होता है कुछ अच्छा करने के लिए, इन्होंने डिफॉर्म किया, भारत को और पीछे कर दिया। इस बीच मैं प्रकाश ये बताऊं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे हमारे, जो हमारे लाल बाल पाल थे भाई, और बिंदु घोष थे, इन इन ये लोग कहाँ हैं इस सीन में पूरी कहानी? राइट। तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे इन सबको जेल दी हो जाती है और कुछ लोग साइलेंट हो जाते हैं, बैकग्राउंड में आ जाते हैं और अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे अब संन्यास लेते हैं। बट जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके, जब उन्होंने देखा कि उनके जो नेता है, बिकॉज लाल बाल पाल जो बहुत फेमस थे रेवोल्यूशनरीज के बीच में, जब उन्होंने देखा कि जो हमारे नेता है उनको जेल भेज दिया गया है और ऐसे ब्रिटिशर्स जो कम्युनल हेट्रेड पैदा कर रही है, तो इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। इसी बीच क्या हुआ था कि 1911 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर देती है दोस्तों। और ये अपना जो कैपिटल है 1911 में बंगाल से दिल्ली शिफ्ट करती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि इन्होंने देखा कि बंगाल में बहुत अस्थिरता है, बंगाल में बहुत नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है, देन लेट्स गो, हम लोग वापस से दिल्ली चलते हैं जहां पे मुगल्स की सीट थी। कहीं ना कहीं दिल्ली अभी भी एक जो पॉलिटिकल पावर अभी भी थी, क्योंकि जो एक होता है लोगों के मन में छवि थी कि दिल्ली से सरकार चल रही है, आज भी यही है। तो ये लोग अब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने 1911 में अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के पूरा राजनीतिक सब कुछ करके अब ये लोग दिल्ली में आ गए हैं। तो जब इनका यहाँ पे हो गया और रेवोल्यूशनरीज गुस्से में थे, तो जो दो रेवोल्यूशनरीज निकल के सामने आए, जो नया नाम सामने आया, वो थे रास बिहारी बोस। डोंट कंफ्यूज बिटवीन रास बिहारी घोष एंड रास बिहारी बोस। हम लोग ऐसे याद करते हैं कि बी फॉर बॉम्ब, बी फॉर बोस, तो मतलब ये रेवोल्यूशनरी थे। तो रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया और 1911 में एक पालकी जा रही थी जिसमें वाइसरॉय थे अब लॉर्ड हार्डिंग, और उस जो कारवा चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने बम फेंक दिया। अरे लगा कि भैया अब तो आजादी यही दिलवा देगी, तो सबसे बड़ा जो हमारा ऑफिसर है उसी के ऊपर बम फोड़ दिया। बट होता कुछ नहीं है, ये हाथी में रहते हैं और इनके बाजू में एक इंडियन आदमी खड़ा रहता है जो हाथी का महावत होता है, और ये उसके ऊपर गिर जाते हैं और बेचारे इंडियन की मौत हो जाती है, इनको कुछ नहीं होता है, हल्की वही हड्डी वड्डी टूटी होगी। फिर अब ये लोग भागते रहते हैं कि अब क्या करें, अब बचा जाए। इनके कहानी हम थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे। इसी बीच जो थोड़ा पहले आऊं तो अजीत सिंह जिनके बारे में बताया था मैं, ये अंकल थे भगत सिंह के। ये जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी किए थे तो ये इनके ऊपर सरकार बहुत ज्यादा सख्त हो गई थी, तो ये भाग के चले गए थे जिनेवा। मैं इनका किस्सा इसलिए यहाँ पे ला रहा हूँ बिकॉज लोग इनको बहुत बार भूल जाते हैं। और इन्होंने अपने जेनेवा से बहुत ज्यादा जो रेवोल्यूशन था उसकी तैयारी करी। बट जो इंसान
अपने देश के लिए इतना लड़ता है, इतना करता है, सोचिए उसकी डेथ कब हुई। उनकी डेथ हुई थी 14 अगस्त 1947 को। आजादी देखने के लिए वो इंसान हमेशा अपनी जिंदगी जिया, देश से, वतन से, अपने घर परिवार से दूर रहा, जेनेवा में रहा, और उनकी डेथ हुई 14 अगस्त को, आजादी से सिर्फ एक दिन पहले। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली घटना थी कि जो आदमी इतना लड़ा वो बेचारा आजादी नहीं देख पाया। ओके, सो प्रकाश, इस बीच चूंकि रशिया में भी काफी उथल पुथल चल रही थी, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट चल रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो इंडिया में आया होगा। राइट। तो इस तरह बहुत सारी जो वर्ल्ड पावर्स थी वो अपनी वॉर लड़ रही थी अलग अलग देशों से, और वो कहीं ना कहीं हार रही थी। जैसे एक एग्जांपल है रशिया रूसो जापान वॉर का, जो 1907-8 में चल रही थी। जब वो जापान ने रशिया को हराया, इतने बड़े एम्पायर को हराया, रशियन एम्पायर को हराया, तो इसी से हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनको बहुत ज्यादा उम्मीद होती कि यार जब एक छोटी सी कंट्री इतने बड़े एम्पायर हरा सकती है तो हम क्यों नहीं हरा सकते। तो दूसरा एग्जांपल आता है इटली और इथियोपिया का। इटली ने इथियोपिया के ऊपर अटैक किया था, और इथियोपिया ने बहुत ही गजब तरीके से इटली को हरा दिया था। वो अलग बात है कि दोबारा फिर इटली ने अपना पूरा पुरजोर ताकत लगा कि इथियोपिया को हरा दिया था, बट एक छोटी सी कंट्री, एक अफ्रीकन नेशन, इटालियन कंट्रीज को हराना बहुत बड़ी बात थी। तो ये दूसरा एग्जांपल था। और तीसरा एक एग्जांपल था जो बॉयर वॉर लड़ी गई थी अफ्रीका में, ब्रिटिशर्स वर्सेस डच किया गई बीच में, और यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स को बहुत मुंह की खानी पड़ती है। और तो इन तीनों वॉर के कारण, ये जो 3 इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे, इसके कारण से हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है आजादी की लड़ाई में। बिल्कुल। तो अब इस सब कहानी के बीच में हमारे बापूजी कहाँ हैं? राइट। तो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि 1893 तक हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं वो वापस से अब विदेश चले गए हैं, अफ्रीका चले गए हैं, वहां पे स्टेबल जॉब करने लगे हैं। बट अफ्रीका में कंडीशन ये थी कि जो वहां पे इंडियंस यहाँ से जाते थे एज अ लेबर, उनको बहुत ही, मतलब कहने को तो स्लेवरी खत्म हो गई थी, बट उनको एज अ बॉन्डेड लेबर रखते थे, मतलब उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, उनको सिर्फ दिन भर काम करते रहना पड़ता था। जब जब बापू वहां पे गए, महात्मा गांधी वहां पे गए, देखा इनका हाल क्या है, तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले एक कांग्रेस बनाई, नेटाल इंडियन कांग्रेस। नेटाल वहां का एक छोटा सा राज्य था, तो वहां पे उन्होंने कांग्रेस बनाई, और वहां पे ये लोग धीरे धीरे अभी लोग काम करना चालू कर दिए थे। तो ये यहाँ पे काम कर रहे थे। और मैं बताया जो बोयर वॉर था, बोयर वॉर में ये ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। सो 1893 से लेके 1906 तक जब ये अफ्रीका में थे, शुरुआत की पहले फेज में, ये कहीं ना कहीं लॉयलिस्ट थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि वहां से पढ़ के आए थे, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और ये बहुत ही आइडियलिस्टिक थे उस समय। बट 1906 में देखते हैं कि अफ्रीका में जो दमनकारी जो एक कानून और आया, और ब्रिटिश जो इंडियंस थे, इनके जो राइट्स थे शादी की, ब्रिटिश ने बोला, अफ्रीका की बात हो रही है, कि वहां पे अब जो क्रिश्चियन मैरिज है उसके अलावा हम लोग कोई भी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग, और हम लोग मानता नहीं रहेंगे। तो इससे अब जो हमारे जो गांधी जी थे, उन्हीं की फैमिली पूरी वहां रहती थी, इन लोगों को लगा कि हम लोग का क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक कांग्रेस बनाई, एक दूसरा स्थापना की, वो थी ट्रांस नेवाल एसोसिएशन। अब धीरे धीरे जो इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो चेंज होने लग गई थी, और यहीं पे इनका जो सत्याग्रह करके एक जो आइडियोलॉजी आई थी, ये वहां से चालू हो गई थी। ये इस बीच इंडिया भी आते हैं, इंडिया में देखते हैं कि क्या हो रहा है, बट इनको फिर से वापस से साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये एक्टिव भी थे, और जो साउथ अफ्रीका के इंडिया के लोग थे, इनको बहुत ही बड़ा लीडर मानने लग गए थे। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलते हैं, और यहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना गुरु मान लेते हैं। तो गोपाल पॉलिटिकल कृष्ण गुरु मान लेते हैं। पॉलिटिकल गुरु मान लेते हैं, एग्जैक्टली। तो अब ये धीरे धीरे वहां के लोगों के लिए काम करते हैं, और 1914-15 में ये देखते हैं कि अब ब्रिटिशर्स इनकी सारी मांगे मान ली हैं, बापू का इतना ज्यादा वहां पे नाम हो गया है, और अब ये सोचते हैं, इनको गोपाल कृष्ण गोखले भी बोलते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत इंडिया में है, अब तुम इंडिया में आओ और यहाँ पे लोगों के लिए काम करो। 1915 में ये अब भारत आएंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि बापू जो महात्मा गांधी हैं, ये वहां पे इतना सीख के आए, जो इतना एक्सपेरिमेंट किया, जो इतना वर्क किया, वो यहाँ पे वो कैसे उस वर्क को यहाँ पे दोहराएंगे, और कैसे अपनी स्ट्रेटजीज जो है उसको और अडेप्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो और रोमांचक, क्योंकि हमारी स्टोरी धीरे धीरे क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती जा रही है, इसमें एक्शन भी है,
है ना। सो हमें ये चीज समझना है कि एक तरफ बापू भी अब इंडिया पहुंच चुके हैं, और ये वही समय है जहां पर अब भगत सिंह का भी धीरे धीरे राइज होगा, और उन राइट, महान लोगों का जिनका हम लोगों ने हमेशा नाम सुना है, तो सरदार पटेल भी सीन में आएंगे। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो वो भी इंग्लैंड गए हैं पढ़ने के लिए इसी बीच में। राइट, तो राइट, आप समझ सकते हैं कि हमारे जितने राजनीतिक थे, जितने राजनेता थे उस समय के, वो पढ़े लिखे थे। आज के जैसे जो अनपढ़ लोग बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है, दे वर ऑल लिटरली एजुकेटेड। तो आने वाले जितने भी एपिसोड्स होंगे उनमें हम लोग देखेंगे कि ये स्टोरी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे सभी एपिसोड्स को ध्यान से देखें। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हिस्टोरियन प्रकाश दुबे के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि भारत की राजनीति के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। राइट। तो मुलाकात होगी कल, अपना प्यार ऐसा बनाए रखिए। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।